बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि रेक्टिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं और इसकी 2 टाइप्स थी, जिनमें से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को हमने बड़ी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम रेक्टिफिकेशन में ही फुल वेव रेक्टिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो आप सर्किट अरेंजमेंट यूज करेंगे उस सर्किट अरेंजमेंट के डिज़ाइन को कहा जाता है सेंटर टैप डिज़ाइन। अब इस सेंटर टैप डिज़ाइन का क्या मतलब है ये थोड़ी देर में जब मैं आपको सर्किट अरेंजमेंट बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। पहले हम टर्म फुल वेव रेक्टिफिकेशन को समझ लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास जब अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट साइकिल होगा, यानी अगर आप फुल साइकिल एसी की बात करें तो 0 से लेकर टी टाइम पीरियड में एक कंप्लीट साइकिल कवर होता है और इसमें जो हाफ साइकिल है दैट इज फ्रॉम 0 से t/2 एंड द नेक्स्ट हाफ साइकिल इज फ्रॉम t/2 टू t। अगर आप सर्किट अरेंजमेंट कुछ इस तरह का बनाएं कि आपके पास ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एसी साइकिल कंडक्ट हो जाए और ये नेगेटिव पार्ट ऑफ एसी साइकिल कुछ इस तरह कंडक्ट हो कि ये वाला पोर्शन भी टाइम एक्सिस के अबव आ जाए। आई मीन कि अगर आप एसी के कंप्लीट साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट आपके पास एज इट इज आउटपुट पर कंडक्ट हुआ और ये जो नेगेटिव पार्ट है जब ये कंडक्ट हो तो ये कुछ इस तरह कंडक्ट हो कि ये टाइम एक्सिस से अबव हो जाए और आपके पास अब दोनों जो आउटपुट पर रिसीव होने वाले साइकिल्स के पोर्शन होंगे इनकी पोलैरिटी बिल्कुल एक जैसी होगी। इसलिए आप ये कह सकेंगे कि आपने एसी का कंप्लीट साइकिल, उसका पॉजिटिव पोर्शन भी और उसका नेगेटिव पोर्शन भी बिल्कुल एक ही तरह से आउटपुट पर कंडक्ट किया और ये दोनों पोर्शंस अब आएंगे डायरेक्ट करंट के केस में। अगर आप प्रीवियस लेक्चर में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को याद करें तो उसमें हमने इस पार्ट को तो कंडक्ट करवा लिया था, लेकिन ये जो लोअर पार्ट था ये रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड की वजह से कंडक्ट नहीं हुआ था। लेकिन आज हम जो सर्किट अरेंजमेंट पढ़ेंगे उसमें ये पार्ट तो कंडक्ट होगा और ये जो लोअर पार्ट है जो कि प्रीवियस केस में कंडक्ट नहीं हो रहा था, आज हम इस लोअर पार्ट को कुछ इस तरह कंडक्ट करेंगे कि ये फर्स्ट पार्ट जैसा ही आपको आउटपुट पर नजर आएगा। सो यू कैन से दैट यू हैव कन्वर्टेड ऑल AC cycle into a complete DC cycle। ये प्रोसेस जिसमें आप AC साइकिल को कंप्लीटली डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अगर आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को देखें तो इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन कंप्लीट AC साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू DC और अगेन इस प्रोसेस को जनरेट करने के लिए जो डिवाइस आप यूज करेंगे वो क्या होगी, वो डायोड होगी। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने एक सिंगल डायोड यूज किया था और आज जब आप सेंटर टैप डिजाइन स्टडी करेंगे तो इसमें सिंगल की बजाय आप डबल डायोड्स यूज करेंगे और डायोड कहलाता है रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर अलाउज यूनिडायरेक्शनल करंट through the load during complete cycle of the input AC। इन लाइंस का क्या मतलब है? इन लाइंस का यही मतलब है जो मैंने अभी आपको समझाया कि जब आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डायोड्स कनेक्ट करेंगे तो वो डायोड क्या होगा, वो एक रेक्टिफायर होगा। तो रेक्टिफायर क्या अलाउ करेगा? वो अलाउ करेगा कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हुई करंट आपके आउटपुट पर लगी हुई डिवाइस को मिले। जब आप एक कंप्लीट इनपुट AC साइकिल को यूनिडायरेक्शनल डायरेक्ट करंट में लोड को देंगे तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर्स, जो कि कितने डायोड्स होंगे? वो 2 डायोड्स होंगे। डियर स्टूडेंट, ये तो था
कि आप किस तरह फुल वेव रेक्टिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को जनरेट करने के लिए जो आपने सर्किट अरेंजमेंट बनानी है, उस सर्किट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं 2 डायोड्स, और आउटपुट पर ऑब्वियसली एक लोड रेजिस्टेंस होगा जिसके अक्रॉस आप आउटपुट लेंगे, और आपके पास जो ट्रांसफार्मर इसमें कनेक्टेड है उस ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, ये जब मैं आपको अभी नेक्स्ट बोर्ड पर सर्किट अरेंजमेंट बताऊंगी तो वहां समझाऊंगी। और अगेन आपको एक एसी सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसके कंप्लीट साइकिल को आप डीसी में कन्वर्ट करेंगे। अब इन 4 कंपोनेंट्स को विद द हेल्प ऑफ वायर्स आपने कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि क्या सर्किट अरेंजमेंट इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, इन कंपोनेंट्स को कंबाइन करके जब आप सर्किट अरेंजमेंट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से है। इसमें आपके पास स्टार्ट में ऑब्वियसली इनपुट के लिए आपने एसी सोर्स कनेक्ट करना है। मैंने यहाँ से इसे कंप्लीट नहीं किया, अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो यहाँ पर आपका इसके बीच में एसी सोर्स कनेक्टेड होगा। एसी सोर्स के साथ आप ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेंगे। कल मैंने आपको एडवांटेजेस बताए थे कि क्यों आपने ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर की हेल्प से इस एसी सोर्स की इनपुट वोल्टेज को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। और सेकंड एडवांटेज ये था कि आपका एसी सोर्स इस सर्किट से, जैसे रेक्टिफायर सर्किट कहेंगे, इससे इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हो जाएगा ताकि इसमें कोई भी होने वाला शॉक हैजर्ड इस एसी सोर्स को डिस्टर्ब ना कर सके। ये तो था प्रीवियस लेक्चर का एक आपको रेफरेंस कि क्यों आप ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। अब आप देखें कि आपने दोनों डायोड्स D1 एंड D2 इस ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर दिए और यहाँ से आपने अपने इस सर्किट को कंप्लीट किया। आपने आउटपुट अगेन एक लोड रेजिस्टेंस को दी और ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ से ट्रांसफार्मर के साथ सेकेंडरी कॉइल में सेंटरली अटैच्ड है, जिसलिए इसको कहा जाता है सेंटर टैप डिजाइन। अब इस सेंटर टैप डिजाइन से हमें क्या मिलेगा, अगर आपके पास इस सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस आने वाला लेट्स सपोज वोल्टेज है 20 वोल्ट, जो आपके प्राइमरी कॉइल के लिंक से सारा इसमें जनरेट हो रहा है। अगर ये है सेंटर टैप डिजाइन, तो सेंटर से आपने आउटपुट को पिक किया तो आपके पास 20 वोल्ट का हाफ विच इज 10 वोल्ट वो इस पॉइंट बी पर रिसीव हो रहा होगा। यानी सेंटर टैप डिजाइन ट्रांसफार्मर की आउटपुट को हाफ करके इस रिमेनिंग सर्किट को प्रोवाइड करता है। अब एक तो ये बात होगी कि सेंटर टैप डिजाइन से हमें क्या फायदा मिला कि आने वाली जो आउटपुट है उसका हाफ आपके सर्किट की तरफ मूव करेगा। अब इस सर्किट में लगे हुए जो 2 डायोड्स हैं, जब हम इस सर्किट को एसी इनपुट पर देंगे तो उस एसी सोर्स की जो पोलैरिटीज हैं, अगर फर्स्ट हाफ आपने लिया तो फर्स्ट हाफ में इन 2 डायोड्स में से कोई एक डायोड कंडक्ट कर रहा होगा, यानी कोई एक डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और दूसरा फिर रिवर्स बायसिंग में होगा। और जो नेक्स्ट हाफ ऑफ एसी साइकिल आएगा अगेन उसमें भी इसी तरह होगा कि इस डायोड का कोई एक डायोड फॉरवर्ड बायस यानी ऑन स्विच का बिहेवियर देगा और एक डायोड रिवर्स्ड बायस्ड यानी ऑफ स्विच का रोल प्ले करेगा। अब ये कैसे मुमकिन होगा, उसके लिए हम एसी साइकिल के फर्स्ट हाफ को डिस्कस करते हैं। एसी साइकिल का जो फर्स्ट हाफ है दैट इज फ्रॉम 0 to T/2। सपोज करें कि हमने एसी साइकिल का ये पोर्शन 0 से T/2 आपके इस इनपुट से होता हुआ जब यहाँ पर पहुंचा तो हमने पॉइंट A और C के बीच में जो एसी सोर्स आ रहा है वो फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल के अकॉर्डिंग आ रहा है। लेकिन आपने क्योंकि सेंटर टैप किया हुआ है तो इट मीन जो भी आपके पास यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड आएगी उसका हाफ अब इस सर्किट में फ्लो करेगा। ये फर्दर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एट द एंड भी एक्सप्लेन करूंगी कि वोल्टेज की वैल्यूज किस तरह इन डायोड्स में मूव करती हैं और क्या वैल्यू यहाँ पर रिसीव होती है और क्या वैल्यू यहाँ तक पहुंचती है। सो पहले हम बेसिकली ये समझ लेते हैं कि कब डायोड ऑन होगा,
कब डायोड ऑफ होगा। सो अगर ये आपका फर्स्ट हाफ ऑफ एसी साइकिल है तो आपके पास, मैंने कहा लेट्स सपोज ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। अब आप जानते हैं कि डायोड की ये साइड P होती है और ये N, सिमिलरली इन दिस। अब आप ये देखकर बताएं कि ये डायोड D1 और D2 इन दोनों में से कौन सा डायोड इस वक्त फॉरवर्ड बाइस्ड है। याद रखें कि अगर डायोड का P साइड पॉजिटिव और N साइड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो तो वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। सो अगर आप इस डायोड को देखें तो इसकी P साइड पॉजिटिव और N साइड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। सो इट मींस D1 इस टाइम पर फॉरवर्ड बाइस्ड है, यानी ये ऑन है। और जो आपके पास D2 है, इसकी P साइड नेगेटिव के साथ और N साइड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, यानी यहाँ रिवर्स कनेक्शन है। सो ये वाला डायोड इस वक्त रिवर्स्ड बाइस्ड है। और अगर ये रिवर्स्ड बाइस्ड हो तो डायोड कंडक्ट नहीं करता, वो ऑफ हो जाता है। सो इस सिचुएशन में जो आपके पास करंट फ्लो करेगा वो इस डायोड की वजह से होगा। सो ये डायोड फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से करंट आया, यहाँ से आउट और यहाँ से आपके पास एक्स की तरफ जाएगा। करंट इस तरफ नहीं आएगा क्योंकि इस रास्ते में कौन सा डायोड खड़ा है, रिवर्स्ड बाइस्ड डायोड खड़ा है जो एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। सो इसकी रिवर्स बाइसिंग की वजह से करंट इस साइड पर बिल्कुल फ्लो नहीं करेगी और आपके लोड में करंट का डायरेक्शन ये होगा। ये है कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस, क्योंकि मोस्टली बुक में कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शंस ड्रॉ किए जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपका डायरेक्शन सारा सर्किट में आप उलट कर देंगे, लेकिन ये हमारी बुक्स में ड्रॉ नहीं किया गया। सो जब करंट रेजिस्टेंस में से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी विच इज कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रेजिस्टेंस की कौन सी साइड पॉजिटिव है, कौन सी साइड नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशनल करंट, क्योंकि करंट डाउनवर्ड है सो ये आपका टर्मिनल हायर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। सो आपके लोड रेजिस्टेंस को मिलने वाला करंट इन दिस डायरेक्शन flowing and it will complete it in this way। यहाँ पर जो पॉइंट C पर मैंने कनेक्शंस किए हैं वायर्स के, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये वायर शायद इसको टच कर रही है। बेसिकली ये इसको टच नहीं कर रही होती। इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मोस्टली इस तरह ड्रॉ किया जाता है ताकि आपको ये पता चले कि ये वायर्स जस्ट एक वायर यूं है तो दूसरी उसके ऊपर से क्रॉस कर रही है, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ वापस ट्रांसफार्मर में आ जाएगा। दिस वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ AC साइकिल जो एज इट इज आपके पास आउटपुट पर कंडक्ट हो गया। सो अगर मैं कहूँ कि आप लोड को मिलने वाली जो इस टाइम पर पोटेंशियल या करंट है उसको वेव फॉर्म की शक्ल में ड्रॉ करें तो आउटपुट जो लोड ने रिसीव की वो कुछ इस तरह बनी, यानी एज इट इज जो आपके पास AC साइकिल आया वो कंडक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ D1। इस वक्त D1 क्या है, D1 ऑन है और D2 ऑफ है। सो ये तो था 0 से T/2 के दौरान D1 और D2 का बिहेवियर। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट हाफ होगा यानी T/2 से लेकर T, जिसे हम नेगेटिव हाफ ऑफ AC साइकिल कहते हैं, तो इसमें हमारे सर्किट में मौजूद D1 और D2 किस तरह बिहेव करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पोलैरिटी रिवर्स हुई है तो ऑटोमेटिकली जब ये सारा इनपुट इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से ये साइड अब नेगेटिव हो जाएगी और ये साइड पॉजिटिव। अगेन थिंक अबाउट दिस कि आपके पास ये दो डायोड्स हैं, अब इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, कौन सा रिवर्स्ड बाइस्ड होगा। D1 इस वक्त उसका P जो टर्मिनल है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और N अगर आप देखें तो वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। सेम कनेक्शंस नहीं है, रिवर्स कनेक्शन है, P विद नेगेटिव, N विद पॉजिटिव। सो इस सिचुएशन में जो D1 होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स्ड बाइस्ड हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा।
सिमिलरली जब आप D2 को ऑब्जर्व करेंगे तो P कनेक्टेड है पॉजिटिव और N कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ। अब इसमें जो D2 है ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि सेकेंड हाफ में D1 कंडक्ट नहीं करेगा, D2 कंडक्ट करेगा। अगर D2 कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास करंट जब यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से D2 में से मूव करते हुए जब वो यहाँ पर पहुंची तो वो इस तरफ नहीं जाएगी क्योंकि ये रिवर्स्ड बाइस्ड मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफरिंग डायोड है। सो इस पाथ को वो सिलेक्ट नहीं करेगी, वो इस तरफ मूव करते हुए RL में एंटर हो जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो RL में जो अब करंट एंटर हुई है क्या वो प्रीवियस करंट के डायरेक्शन में ही है या उससे ऑपोजिट है? ऑब्वियसली ये डायरेक्शन जो फर्स्ट हाफ में था और ये जो अभी सेकेंड हाफ में है दोनों सेम है। सो RL को ये पता भी नहीं चलेगा कि जब यहाँ से इनपुट एंटर हुई थी तो उसकी पोलैरिटी रिवर्स्ड थी, क्योंकि D1 और D2 इस तरह फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग करते हैं कि जब लोड रेजिस्टेंस तक करंट पहुंचता है तो वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि नाउ लोड रेजिस्टेंस इज रिसीविंग यूनिडायरेक्शनल करंट। ऑल्दो स्टार्ट में ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, एक दफा इसकी पोलैरिटी प्लस है, एक दफा इसकी पोलैरिटी माइनस है, बट लोड तक पहुंचते हुए करंट इज हैविंग द सेम डायरेक्शन। सो यू कैन से कि ये नेगेटिव हाफ ऑफ AC साइकिल अब जब लोड के पास पहुंचा तो लोड ने उसे एज इट इज जैसे फर्स्ट केस में रिसीव किया था वैसे ही रिसीव किया। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि लोड के अक्रॉस जो करंट रिसीव हो रहा है दैट इज नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज डायरेक्ट करंट, क्योंकि अब दोनों साइकिल्स सेम डायरेक्शन कैरी करते हुए लोड में से पास कर रहे हैं। सो इस सेकेंड हाफ में D1 आपका क्या हो गया था? रिवर्स्ड बाइस्ड, वो ऑफ था, और D2 क्या था? ऑन था। इसके ऑन होने की वजह से करंट फ्लो हुआ और लोड रेजिस्टेंस ने उसको एज इट इज जस्ट लाइक द प्रीवियस केस रिसीव किया। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह दो डायोड्स को यूज करके आपने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की हेल्प से आने वाली इनपुट AC को जब सर्किट में से पास किया तो एक वक्त में एक डायोड ने कंडक्ट किया और एक ने नहीं किया, लेकिन जब लोड रेजिस्टेंस के पास करंट पहुंचा तो लोड रेजिस्टेंस को ये फील नहीं हुआ कि करंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आ रही थी। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ कंप्लीट AC साइकिल इनटू DC। अगर आप इसको गौर करें तो इसमें DC करंट की भी अभी एक वैल्यू नहीं है, क्योंकि DC देखें यहाँ 0 वैल्यू है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर 0 हो रही है, फिर मैक्सिमम, फिर 0 है। तो ये एक ही डायरेक्शन का करंट, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड में वेरिएशंस हैं, डायरेक्शन में वेरिएशंस नहीं है। सो अभी ये वाला जो DC है ये एक वेरिएबल मैग्नीट्यूड विद सेम डायरेक्शन है। इसको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली इन्हीं सर्किट अरेंजमेंट के साथ फिर फर्दर फिल्टर सर्किट्स अटैच किए जाते हैं, और वो फिल्टर सर्किट इस आउटपुट की जो ये मैक्सिमम या पीक वैल्यूज हैं इनको टैप कर लेते हैं, और ये पीक वैल्यूज आपको जस्ट आउटपुट पर रिसीव होती हैं। तो फिर उन केसेस में जो आपके पास DC मिल रही होती है वो सिंगल एक वैल्यू कैरी करती हुई DC होती है, यानी उसमें ये वेरिएशन नहीं होती, यानी इसकी जो पीक वैल्यूज हैं जस्ट आप उन्हें आपस में ज्वाइन कर लें तो दिस इज द सिंगल वैल्यू DC। यानी जब आप कहते हैं कि 9 वोल्ट DC करंट आ रही है तो जस्ट 9 वोल्ट यानी एक वैल्यू कैरी करती हुई होती है, उसमें ये नहीं हो रहा होता कि 0 से 9 फिर 9 से 0 देन 9। So dear student, this was all about the explanation of the circuit arrangement. अब इसी सिचुएशन को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि इनपुट पर जब AC रिसीव होता है यहाँ आउटपुट पर क्या वैल्यू आती है, और फर्दर फिर डायोड में से पास होने के बाद वोल्टेज में क्या चेंजेस आते हैं, और अल्टीमेटली आपको आउटपुट पर क्या वोल्टेज रिसीव होता है। इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि किस तरह वोल्टेजेस इस सर्किट में मूव करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल में जो AC सोर्स इनपुट पर कनेक्ट करेंगे हम सपोज करते हैं कि वो 120 वोल्ट्स का है।
सो आपके पास 120 वोल्ट हैं, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी कॉइल है। इसमें जो आपके पास कॉइल्स हैं उसको अगर आप देखें तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सपोज करें कि जो आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसकी नंबर ऑफ कॉइल्स का रेशो है 5:1, यानी ये आपके पास प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जब आपने ट्रांसफार्मर का टॉपिक पढ़ा तो उसमें आपने वोल्टेजेस और नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो का ये फार्मूला स्टडी किया था। इसमें आपके पास सेकेंडरी कॉइल यानी ये वाली वोल्टेज क्या रिसीव हो रही है वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। प्राइमरी में आपने जो एसी वोल्टेज दिया वो है 120 वोल्ट का। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स सपोज कर लिए हमने 1 है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स सपोज करें आपके पास 5 है। और यहाँ पर ये 2 कॉइल्स हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 है, मैंने जस्ट ऐसे रफली एक डायग्राम बनाई है। सो आपके पास अगर प्राइमरी में 5 है, सेकेंडरी में 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्म बनी। इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये 120 इस पर शिफ्ट होगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 24। सो 120 में से 24 वोल्ट आपकी इस सेकेंडरी कॉइल पर जा रही हैं, क्योंकि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सो ये इनपुट वोल्टेज को स्टेप डाउन यानी कम करके आपके इस सेकेंडरी कॉइल को रिसीव करवा रहा है। सो अगर आप पॉइंट ए और सी के बीच में लगे हुए सेकेंडरी कॉइल का आउटपुट देखेंगे तो दैट विल बी 24 वोल्ट। लेकिन क्योंकि ये एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, सो अगर मैं कहूं कि आप मुझे पॉइंट ए और बी के बीच का वोल्टेज बताएं तो ऑब्वियसली वो इस 24 वोल्ट का क्या होगा, हाफ होगा। सो यू कैन से कि सेकेंडरी कॉइल का आउटपुट जो कि पॉइंट ए और सी के बीच में रिसीव होगा दैट इज 24 वोल्ट। लेकिन अगर पॉइंट ए और बी के बीच का वोल्टेज पूछा जाएगा तो इट विल बी हाफ ऑफ दिस विच इज 24 डिवाइडेड बाय 2 एंड 12 वोल्ट। अब अगर आपसे ये मैं पूछूं कि जब इस डायोड में से पास होने से पहले करंट या वोल्टेज पहुंच रहा है तो उसकी पीक वैल्यू क्या है। सो पीक वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में अगर पीक वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आपने एसी सर्किट्स वाले चैप्टर में ये फार्मूला पढ़ा था। तो पीक वोल्टेज जिसको हम वी नॉट भी कहते हैं, ये किसके इक्वल होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 2। और ये जो वैल्यू यहाँ पर पहुंची है 12 वोल्ट दैट इज आरएमएस वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू को विच इज 12 वोल्ट इसे आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीक वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 16.97 वोल्ट। सो यहाँ तक जो वैल्यू पहुंच रही है दैट पीक वैल्यू इज 16.97 वोल्ट। अब अगर ये डायोड को क्रॉस करती है और डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो सिलिकॉन के डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.7 वोल्ट का। सो जब इसमें से 16.97 वोल्ट एंटर हुआ डायोड में तो डायोड के अंदर जो एक निग्लिजिबल सा पोटेंशियल है दैट इज 0.7, उसके अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल ड्रॉप करेगा 16.97 माइनस 0.7। जब ये पोटेंशियल ड्रॉप इसमें से क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा 16.27 वोल्ट। सो जो आपके पास पॉइंट एक्स तक वोल्टेज पहुंचेगा वो होगा 16.27 वोल्ट। सो आपने देखा कि किस तरह एक 120 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने पहले उसे कम किया और कन्वर्ट किया 24 वोल्ट में अकॉर्डिंग टू इट्स कॉइल नंबर। फिर यही आपके सेंटर टैप होने की वजह से हाफ हो गया और हाफ होने के बाद जब ये इस डायोड में से क्रॉस करने लगा तो उससे पहले आपने उसकी पीक वैल्यू को कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ आरएमएस वैल्यूज, तो वो कन्वर्ट हो गया 16.97 वोल्ट में। और अगर ये डायोड सिलिकॉन का है तो फिर जब इसमें से वोल्टेज क्रॉस करेगा तो 0.7 वोल्ट मजीद कम हो जाएगा। सो वो बन जाएगा 16.27 वोल्ट और आपके आउटपुट पर लगे हुए लोड को जो वोल्टेज रिसीव हो रहा होगा वो होगा 16.27 वोल्ट। सिमिलरली अगर ये डायोड जर्मेनियम का होता तो यहाँ आप 0.3 वोल्ट का फैक्टर यूज करते। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें आपने बड़ी डिटेल में ये देखा कि किस तरह रेक्टिफायर यानी 2 डायोड्स की हेल्प लेकर आप आने वाले एसी के कंप्लीट साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करते हैं।
फर्दर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह इस रेक्टिफायर सर्किट के अंदर इनपुट से लेकर आउटपुट तक वोल्टेजेस मूव करते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद डायोड से ही रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।